हाय। फिजिक्स क्विज के आंसर्स हैं ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑन विच ऑफ दीज प्रिंसिपल। द राइट आंसर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देन कॉज ऑफ फ्रिक्शन के ये भी रीजन होता है रफनेस ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट, और इनके बीच में एक फोर्स ऑफ एडेशन भी आ जाता है। तो राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। देन थर्ड क्वेश्चन था what will be the effect on value of acceleration due to gravity at the poles। ये अर्थ है, अगर रोटेशन ऑफ द अर्थ अगर इंक्रीज हो जाएगा तो पोल्स में कोई इफेक्ट नहीं आता है, नॉर्थ और साउथ पोल में एज इट इज सिचुएशन रहेगी। तो राइट आंसर इज नो इफेक्ट। देन मर्करी बैरोमीटर टॉरिसेली ने इन्वेंट किया था। दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है इन्वेंशन और दूसरा वर्ड होता है डिस्कवरी। डिस्कवरी मतलब समथिंग इज ऑलरेडी देयर, उसको हमने डिस्कवर किया है, और इन्वेंट का मतलब होता है समथिंग न्यू हमने वहाँ पे बनाया है। सो दिस इज मर्करी बैरोमीटर, और ये यहाँ पे इन्वेंशन है, और जो यूएसए हुआ था उसका डिस्कवरी हुआ था। देन दिस इज़ नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तो जो शिप्स हैं, बैलून्स हैं, सबमरीन्स हैं, ये सारे वर्क करते हैं इस एप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पे। देन जो पुराने बल्ब होते थे उसमें टंगस्टन का ये एक फिलामेंट होता था। तो द राइट आंसर इज डी। आज 5th of July 2020 है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स। थॉट ऑफ द डे, वोकेबुलरी, ग्रामर का हम आज कुछ सवाल देखेंगे। देन न्यूज़ ऑफ द डे में विल टॉक अबाउट दिस वैक्सीन डेडलाइन मेंट टू कट रेड टेप, आईसीएमआर ने क्लैरिफाई किया है। विल हैव अ लुक एट इंडिया सेट फॉर मोर टॉक्स ऑन LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अभी रिसेंट क्या डेवलपमेंट है, हम एक लुक देखेंगे। देन दिस इज रेजिंग वाटर, जब भी मानसून आता है पूरी मुंबई डूब जाती है, इसका रीज़न क्या है, विल ट्राई टू आइडेंटिफाई। कोविड-19 अपडेट्स, वर्ल्ड न्यूज़ में 4th of July 1776 का क्या सिग्निफिकेंस है, WHO ने क्या अभी यहाँ स्टेटमेंट्स दिए हैं। बिजनेस न्यूज़ में विल टॉक अबाउट दिस लॉजिस्टिक्स, गवर्नमेंट एक नया लॉ लाने की कोशिश कर रही है, नेशनल लॉजिस्टिक्स लॉ। लॉजिस्टिक्स ऐसी चीज़ होती है जिसको अक्सर हम इग्नोर करते हैं, बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑपरेशन ऑफ एनी वर्क। देन बिहेवियरल चेंजेस, आज संडे है तो आज एडिटोरियल्स नहीं आते हैं, आज हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कुछ फाइंडिंग्स हैं, पैथोजेंस एंड प्रेडिक्शंस इन दिस FAQ सेक्शन। देन विल टॉक अबाउट दीज चाइनीज़ ऐप, इसमें क्या लेजिस्लेशन है, किस लॉ के थ्रू गवर्नमेंट ने इसे बैन किया, और आगे क्या वे फॉरवर्ड है। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दिस इज़ अबाउट इंडियन रेलवेज ओपनड डोर फॉर प्राइवेट प्लेयर। ग्रेजुअली रेलवे काफ़ी सारी ट्रेन्स को प्राइवेटाइज करने का प्लान कर रही है। इसका रीज़न क्या है, रीज़न बिहाइंड दिस दिस डिसीजन, और इसमें क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। इन्फोग्राफिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स में विल टॉक अबाउट दीज नेशनल पार्क, और आज हम समझेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है इकोनॉमिक्स में, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। एट द सेम टाइम ये जो टर्म हम अक्सर यूज़ करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनका मतलब क्या होता है। देन विल टॉक अबाउट दिस क्विज, बायोलॉजी quiz. So today we are going to talk about all these important topics in next 35 to 40 minutes. सबसे पहले हम आज देखते हैं थॉट ऑफ द डे। सी, ये काफ़ी अच्छा थॉट है। द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री इज 20 years ago. द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ। कोई एक अच्छी चीज़ होती है उसको पहले कर लिया जाना चाहिए था बट नहीं किया, अब जो नेक्स्ट बेस्ट टाइम है वो अभी है। राइट आंसर एवरी डे, आज से एक महीने पहले करते तो बेटर होता, बट आज सेकेंड बेस्ट टाइम है। द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ, रिमेंबर दिस। अच्छे काम का कोई टाइम नहीं होता है, द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ। देन दिस इज वोकेबुलरी एंड ग्रामर। फर्स्ट वर्ड है दिस आर्केन। आर्केन का मतलब होता है दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दैट इज आर्केन। देन डिसमे, डिसमे मीन्स आप वहाँ पे डिसअपॉइंट हो रहे हो, डिस्ट्रेस में हो, दैट इज योर अटर डिसमे। इबुलियंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है, जोश बहुत ज़्यादा है, दैट इज इबुलियंट। देन इम्परेटिव, इम्परेटिव मतलब दिस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कुछ भी काम करने के लिए, तो दैट इज इम्परेटिव। देन कीन, कीन मतलब ईगरनेस, स्टूडेंट्स में ईगरनेस होनी चाहिए टू लर्न समथिंग न्यू। तो दिस कीननेस जो होती है, क्यूरियोसिटी होती है, ये काफ़ी आगे हमें प्रोग्रेस करती है, दैट इज़ वेरी गुड। सो कीन, ईगर होना चाहिए टू लर्न समथिंग न्यू। देन दिस इज प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज मतलब वो एक्सेस में है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। टेनेशियस, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब है नॉट गिविंग इन ईजिली,
इजीली गिव अप नहीं करना है, दैट इज टेनेशियस। रेवर का मतलब है वो बहुत रेस्पेक्टेड है। इरूडाइट का मतलब है दैट अ पर्सन इज वेरी वेरी नॉलेजेबल, लर्नेड पर्सन, तो उसको हम बोलते हैं इरूडाइट। देन मेटिकुलस का मतलब है वो बहुत सिस्टमेटिकली प्रिसाइज वे में माइन्यूट डिटेल्स देख रहा है, दैट इज कॉल्ड दिस मेटिकुलस अप्रोच। आज जो ग्रामर है इसमें हम ये तीन प्रिपोजिशंस देखते हैं, इन, ऑन, एट। इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। इन जो होता है ना, ये ब्रॉडली लेस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इन द मॉर्निंग है, इन दी आफ्टरनून है, एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, दैट इज इन दी आफ्टरनून, इन दी मॉर्निंग, इन द इवनिंग, या फिर इन जनवरी। अब ये बहुत ब्रॉडर फ्रेमवर्क हो गया, पूरा जनवरी है, 31 डेज है यहाँ पे। इन अप्रैल, इन द मॉर्निंग, सो इन इज यूज्ड इन दिस टाइम फ्रेम। देन ऑन होता है। ऑन मतलब हम अक्सर ऑन यूज़ करेंगे जब हमें एक डेट बतानी है। जैसे ऑन मंडे मैंने ये काम किया था, आई डिड दिस वर्क ऑन वेंसडे, संडे ऑन संडे, या फिर पर्टिकुलर डेट बताना है, जैसे 24 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2020 से हमने स्टार्ट किया न्यूज़पेपर एनालिसिस, सो दिस इज ऑन 24 जनवरी। तो ऑन यहाँ पे यूज़ होता है, ऑन अप्रैल, ऑन संडे मॉर्निंग्स, ओके, दैट इज़ अ डेट। देन एट आता है। एट वर्ड जो यूज़ होता है प्रिपोजिशन, ये बहुत स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल 8:30 AM, at 8:30 AM, at 12 o'clock, at 6 AM or PM, at noon, midday, at midnight, at dawn. So that is a specific time, that's why we use this preposition at. तो ये तीन प्रिपोजिशंस हैं। प्रिपोजिशंस में सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, दिस इज़ इन, दिस इज़ ऑन, दिस इज़ एट। इन मतलब थोड़ा लेस स्पेसिफिक है, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, जनवरी, अप्रैल। ऑन मतलब वो डेट है कोई, जैसे मंडे है या फिर कोई पर्टिकुलर डेट है। एट मतलब वो एक फिक्स्ड टाइम बता रहा है, जैसे 8:30 AM, 6 PM, एंड दिस डॉन, दैट इज़ अ स्पेसिफिक टाइम। सो दिस इज ग्रामर सेक्शन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस न्यूज़ ऑफ द डे। जो फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट दिस वैक्सीन। वैक्सीन है ये कोवैक्सिन, और इसको डेवलप कर रहा है भारत बायोटेक ICMR के कोलैबोरेशन के साथ। ये इंडिया का पहला इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीनेशन हो सकता है। भारत बायोटेक ने इसको अभी ह्यूमन ट्रायल्स में एंटर कर लिया है। अब प्रॉब्लम ये आती है, यस्टरडे भी वी टॉक्ड अबाउट दीज फेजेस कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, ये सब क्या होते हैं। तो वैक्सीन का जो डेडलाइन है, इसका मतलब है टू कट रेड टेप। वैक्सीन का जो डेडलाइन है ये हमने केवल इसीलिए लिया है, ICMR ने क्लैरिफाई किया, बिकॉज कल काफ़ी बैकलैशेस हो रहे थे कि आपने ऐसे डेडलाइन के साथ कैसे वैक्सीनेशन डेवलप कर सकते हैं। तो ICMR ने क्लैरिफाई किया है कि दिस डेडलाइन इज ओनली एंड ओनली टू सेट अ डेट, और रेड टेपिज्म जो होता है हमारे यहाँ उसको कट करने के लिए है। स्टोक्ड रो एज इट वांटेड कोवैक्सीन आउट बाय August 15। ICMR ने इसको क्लैरिफाई किया है, इट वॉज मेंट टू स्पीड अप रिक्रूटमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू। तो हमने ऐसा एक डेडलाइन लगा दिया, इट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट, कि ताकि हमारा काम जल्दी हो पाए। सो दिस इज़ दिस क्लैरिफिकेशन। सेकेंड है अबाउट दिस एरियल गार्ड। ये इंडियन एयरफोर्स का फाइटर एयरक्राफ्ट है, फ्लाइंग ओवर अ फॉरवर्ड एयरबेस नियर इंडिया चाइना बॉर्डर ऑन सैटरडे। इंडिया अभी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट है और प्रिपेयर्ड है। प्राइम मिनिस्टर का विजिट हुआ था अभी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में। प्रिपरेशन जो है दैट इज मीटिंग ऑफ द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एंड चाइना ऑन द बाउंड्री क्वेश्चन। इंडिया का अभी भी जो प्रायोरिटी है वो दो चीज़ है, कि ये सॉल्यूशन मिलिट्री भी हो सकता है और डिप्लोमेटिक भी हो सकता है। सो वी नीड टू फोकस ऑन दिस। पीसफुल अगर रिजोल्यूशन हो रहा है तो वो बेटर है, प्रेफरेबल है। सॉल्यूशंस हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं। हम यहाँ पे दूसरी बात कर रहे हैं अर्ली सेटलमेंट्स ऑफ बाउंड्री क्वेश्चन, बिकॉज द होल प्रॉब्लम इज, फॉर एग्जांपल इन एंटायर मंथ ऑफ जून वी टॉक्ड अबाउट दिस LSE एज अ फैंटम। इसमें प्रॉपर डीमार्केशन नहीं है, रूल्स जो ऑन ग्राउंड है उसको में क्लैरिटी नहीं है। तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी अक्सर क्लैशेज हो जाते हैं पेट्रोलिंग फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड चाइना के बीच में। तो यहाँ क्लैरिटी लाना ज़्यादा ज़रूरी है। अर्ली सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री क्वेश्चन सर्व्स द फंडामेंटल इंटरेस्ट ऑफ बोथ नेशंस दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। पीसफुल रिजोल्यूशन इज इंपॉर्टेंट। देन ये न्यूज़ है, दिस इज अबाउट रेजिंग वाटर। मॉनसून आ रहा है और मुंबई में ऐसी फोटोग्राफ्स फिर से आने लग गए। ये टाइडल वेव्स हैं, हाउसेज इन बांद्रा मुंबई, मॉनसून गैदर्स स्ट्रेंथ। अब मॉनसून जब आता है तो मुंबई अक्सर डूब जाती है, ऐसा हर साल होता है। इसका रीज़न क्या है, जोग्राफिकली वी ट्राई टू अंडरस्टैंड।
पहला रीज़न है कि जो सी लेवल है मुंबई का वो काफ़ी कम है, से 14 मीटर पे है, मतलब हाइट ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, तो पानी बहुत जल्दी इंट्रूड हो जाएगा यहाँ पे। और एक बार इंट्रूड होगा तो वो ड्रेनेज बहुत डिफिकल्ट होगा, बिकॉज वी नो दैट वाटर फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल स्लोप चाहिए होता है, और यहाँ पे वो स्लोप मिलता नहीं है। ये है मुंबई। मुंबई बेसिकली ये बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है, सेलसेट आइलैंड के अक्रॉस ये बना है। यहाँ पे बहुत सारी ये छोटी छोटी रिवर्स हैं, लेक्स हैं। तो द होल मुंबई ये जो एरिया है ये बहुत प्रोन है सबमर्जेंस के लिए। जब क्लाइमेट चेंज की बात होती है तो अक्सर हम मुंबई का एग्जांपल लेते हैं कि अगर सी लेवल राइज होगा तो ये मुंबई पूरी, ये पूरा पोर्शन पूरा डूब जाएगा। दिस इज़ बॉम्बे, ये पूरा मुंबई है। अब जो लोकेशन है वो सेलसेट आइलैंड है, इसके आसपास ये पूरा मुंबई बना है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। रीज़न अगर हम देखें जोग्राफिकल रीज़न, तो पहला तो रीज़न हो गया लैंडस्केप, 14 मीटर ही इसका सी लेवल हाइट है, तो यहाँ पे एलिवेशन नहीं है। दूसरा एक और जो रीज़न है वो हम ह्यूमंस के कारण है, कि यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, ड्रेनेज सिस्टम मतलब पानी यहाँ पे गिरा, अब इस पानी को ड्रेन करके बाहर निकालना है, तो वो जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आउटडेटेड हो गया है। मुंबई की जो म्यूनसिपैलिटी है उस पर अक्सर ये कंप्लेंट्स उठते हैं, क्वेश्चंस उठते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम को मॉडर्नाइज क्यों नहीं कर रहे हैं। थर्ड जो बहुत बड़ा रीज़न है वो है पॉपुलेशन। मुंबई की पॉपुलेशन इज़ ऑन राइज, और रैपिड यहाँ पे अर्बनाइजेशन हो रहा है, और उसके कारण ये पूरा जो सिस्टम है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये प्रेशराइज्ड है, और थोड़ा सा पानी गिरता है और इस टाइप से मुंबई पूरी डूब जाती है। नाउ अगर हम दिस ट्विटर में हम देख रहे हैं एनडीएमए जो है ये बहुत अच्छे ट्वीट्स इन्फोग्राफिक्स कर रहा है मॉनसून प्रिपेयर्डनेस के लिए। मॉनसून्स जब भी आते हैं दैट आर वेरी गुड फॉर, अगर गुड मॉनसून हो रहा है इट इज़ गुड फॉर एग्रीकल्चर, बट मॉनसून से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, दिस इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स आ जाते हैं, और ये जो अर्बन जो सिटीज़ हैं यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। सो लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ नोट ऑन मॉनसून प्रिपेयर्डनेस। इस मॉनसून प्रिपेयर्डनेस में हम हेल्थ एंगल भी देखते हैं, सेकेंड एंगल देखते हैं हम अर्बन फैसिलिटीज़ का, थर्ड एंगल देखते हैं हम जो फ्लड्स एंड ऑल होता है, कि जो रेगुलर लाइफ होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, थोड़ा सा पानी गिरता है। दिल्ली में भी हमारे यहाँ गुड़गांव एरिया में थोड़ा सा पानी गिरता है और ये पूरा फ्लड हो जाता है रोड्स। तो वाई वी आर नॉट डेवलपिंग दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, वाई वी आर नॉट वर्किंग ऑन दिस ड्रेनेज सिस्टम, बिकॉज मानसून इज अ रेगुलर फिनोमिनॉन, एवरी ईयर मानसून आता है, तो वाई वी आर नॉट डूइंग दिस प्रिपरेशन। ट्राई टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मॉनसून प्रिपेयर्डनेस, एक शॉर्ट नोट प्लान करते हैं यहाँ पे। देन ये फोर्थ है कोविड-19 अपडेट्स का। दिल्ली में नंबर ऑफ केसेस 1 लाख से ज़्यादा क्रॉस हो रहे हैं, विच इज़ अ कॉज ऑफ बिग वरी। नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं बट रिलैक्सेशन अब हमें करने पड़ रहे हैं, और पीपल आर नॉट सिंसियरली ओबे नहीं कर रहे हैं लॉज को, विच इज़ अगेन अ बिग कॉज ऑफ वरी। गोवा मीनवाइल एक ग्रीन जोन हो गया था, लास्ट मंथ हमने देखा था गोवा ग्रीन जोन हो गया था, नो केसेस ऑफ कोविड-19, बट सी इन्होंने अपने गार्ड्स ड्रॉप किए, कॉम्प्लासेंट हो गए, सर्ज इन एक्टिव केसेस है। सो द आइडिया इज डू नॉट लेट द गार्ड्स डाउन। कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में स्टडी राइज है। मीनवाइल ये आईडीएसपी का डेटा है, आईडीएसपी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम। ये डिसीज सर्वेलेंस मतलब जांच उसका होता है, सर्वेलेंस करते हैं। तो ये जो आईडीएसपी का डेटा है ये बताता है 78% जो पेशेंट्स हैं इंडिया में वो लेस देन 50 ईयर्स हैं, और हम जिस बात पे वरिड थे कि कोमॉर्बिडिटीज़ हैं तो इससे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, ये फिगर इतना प्रोमिनेंट नहीं आया है अभी तक। डेटा है ये यूनिक ग्लिम्सेस दे रहा है characteristics of disease spread में। this is very important to understand because once you get the data analysis you understand the problem in a better way। ये characteristics है disease spread का। वर्ल्ड न्यूज़ में यूएसए कोमेमोरेट कर रहा है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। हम एनसीईआरटी में जब वर्ल्ड हिस्ट्री हमने पढ़ा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था 1789, उसके पहले हमने देखा था यूएसए में पहले वहाँ पे डेमोक्रेसी, इंडिपेंडेंस, क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम ये यूएसए भी था, ये ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था, तो दे गॉट दिस इंडिपेंडेंस। 4th ऑफ जुलाई 1776 इसका बड़ा अच्छा हिस्ट्री है, विल कवर इट सेपरेटली इन सम अदर वीडियो, कि यूएसए का जो रिवॉल्यूशन हुआ है उसने डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन इतना बड़ा इम्पैक्ट दिया है वर्ल्ड में। यूएसए वर्ल्ड की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी मानी जाती है एंड बिगेस्ट डेमोक्रेसी इज इंडिया। सो थॉमस जेफरसन, ये भी एथिक्स में बड़े इंपॉर्टेंट नेम है इनका, थॉमस जेफरसन ने ड्राफ्ट किया था ये हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट, तो इसका भी बहुत सिग्निफिकेंस है 4th ऑफ जुलाई 1776। मीनवाइल यूएसए और चाइना में टेंशन्स इंक्रीज हो रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसए ने अभी मूव किया है साउथ चाइना सी में।
चाइना के साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये असर्टिव ज़्यादा हो गया है और फॉरेन कंट्रीज़ की लैंड पे अपना क्लेम दे रहा है। ये क्लेम अभी जैसे इंडिया के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट है, हमने देखा जापान के साथ आइलैंड डिस्प्यूट है, ये पूरा जो साउथ चाइना सी है, हमने कल अंक्लॉज भी पढ़े थे। तो जो सी होते हैं ना, इनमें एक लॉ के थ्रू डिवीज़न होता है कि कौन सा एरिया किस कंट्री को बिलोंग करेगा। चाइना इस इंटरनेशनल लॉज को बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है। कल निरुपमा राव मैम ने एक बहुत अच्छा ट्वीट किया है कि अगर चाइना के जो स्टेटमेंट्स हैं, इसको अगर अपन फाइन अंडरटोन देखें ना, तो चाइना बस रेडी है कि चाइना अग्रेसिव, बहुत अग्रेसिव हो सकता है अभी। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड ये जो इरा ऑफ एक्सपेंशनिज्म है, इसको स्टॉप करना ज़रूरी है। दैट इज़ गॉन। प्राइम मिनिस्टर ने लद्दाख में भी यही कहा था, इरा ऑफ एक्सपेंशनिज्म हैज़ टू स्टॉप। साउथ चाइना सी में ये चाइना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है। अभी यहाँ पे $3 ट्रिलियन का यहाँ पे ट्रेड पोटेंशियल है इस पूरे साउथ चाइना सी में। ये जो सीज होते हैं ना, ये होते हैं सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे इंडियन ओशन सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है इंपॉर्टेंट, दिस पेट्रोलियम एंड रिजर्व्स ये सारे यहाँ से फ्लो होते हैं शिप्स के थ्रू। ऐसे ही साउथ चाइना सी भी एक इम्पॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है। वी हैव कवर्ड दिस अ कपल ऑफ डेज बैक, ये हमने पूरा देखा था दिस दिस साउथ चाइना सी को। तो यहाँ $3 ट्रिलियन का ट्रेड होता है। एक्सटेंसिव ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स हैं यहाँ पे, स्कैरबैरो शोल है एंड ऑल। तो इसलिए चाइना यहाँ ज़्यादा अपना प्रेजेंस दिखाना चाहता है। और चाइना ने यहाँ के 90% एरिया को खुद ने क्लेम कर दिया है। तो जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, दे आर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं वहाँ पे। और यूएसए इनके सपोर्ट के लिए अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो इस साउथ चाइना सी में सेंड कर दिया है। ये भी एक ऑनगोइंग न्यूज़ है, विल हैव अ फॉलो अप। डब्ल्यू पे भी बहुत सवाल उठे हैं। डब्ल्यू पे सवाल ये उठ रहे हैं कि जनवरी फरवरी में जब वायरस का ऑन राइज था, तब डब्ल्यू ने क्विकली इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन क्यों नहीं किया। वायरस का जो अलर्ट है दैट इज गिवन बाय अवर ऑफिस, नॉट चाइना। नॉट डब्ल्यू इज क्लैरिफाइंग कि हम चाइना के प्रेशर में एक्ट नहीं किए हैं। इनिशियल जो टाइमलाइन थी उसमें अभी भी एम्बिग्युटी है। अवॉइडेड टाइमली इंफॉर्मेशन, टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं मिला और इससे वर्ल्ड को इतने ज़्यादा सेटबैक हुए। इंडिया मीनवाइल इसको कॉन्टिन्यूसली बोल रहा है, हमारा एमईए, कि इस पूरे डब्ल्यूएचओ एंड दिस जो कोविड-19 का कैसे स्टार्ट हुआ, इसका एक प्रोब होना चाहिए हॉलिस्टिक एंड जेन्युइन वे में। देन बिजनेस न्यूज़ में गवर्नमेंट मल कर रही है नेशनलिस्ट लॉजिस्टिक लॉ। लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं? ये गुड्स एंड सर्विसेज जो बैकग्राउंड वर्क होता है ना, दैट इज दिस लॉजिस्टिक्स। ये किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए बहुत एसेंशियल होता है। तो नेशनल लॉजिस्टिक्स लॉ, जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड ऑल, सप्लाईज, वेयर हाउसेज एंड ऑल, ये सारे लॉजिस्टिक्स में आते हैं। तो अभी इंडिया के पास एक हॉलिस्टिक लॉ नहीं है। इससे क्या होता है, लॉजिस्टिक चैलेंजेस आते हैं, कॉस्ट जो है ऑपरेशंस का वो इंक्रीज हो जाती है और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो प्रॉफिटेबल नहीं रहता है, कॉम्पिटिटिव नहीं रहता है। तो लॉजिस्टिक्स जो होते हैं ये बैकग्राउंड ऑपरेशंस होते हैं गुड्स के और सर्विसेज के, एसेंशियल होते हैं फॉर स्मूदर ऑपरेशंस। मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एक्ट MMTG, इसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं फुल फ्लेज्ड नेशनल लॉजिस्टिक लॉ। मल्टी मॉडल मतलब से जैसे एक हिंटरलैंड है, मध्य प्रदेश है, इसके पास पोर्ट नहीं है, सी पोर्ट नहीं है, तो एमपी से वो ट्रेन के थ्रू जाएगा से कांदला, कांदला या से मुंबई में नावा शेवा में गया, और फिर वहाँ से शिप के थ्रू वो दूसरा मॉडल चेंज होगा और फिर फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट होगा। तो दिस इज़ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एक्ट MMTG। इसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं नेशनल लॉजिस्टिक लॉ से। इससे क्या होगा, ऑपरेशन कॉस्ट कम होगी। लाइट एंड फ्रेंडली रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इज ऑल्सो एसेंशियल, ताकि मल्टीप्लिसिटी एंड डुप्लिसिटी जो टैक्सेस भी है और इसमें जो डिले हो जाता है वो डिले को हम कट करें। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। इम्पेटस टू ट्रेड एंड एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, बिकॉज सेल्फ रिलायंट इंडिया में हम इम्पोर्ट को हम कम करते हैं और एक्सपोर्ट पे भी हमारा फोकस है। तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हमें रिड्यूस करनी है। मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन मोड ऑफ मूवमेंट, जैसे रेल, रोड, सी, एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए। ये लॉजिस्टिक्स अक्सर इग्नोर होता है, बट दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट अस ट्राई टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें भी गवर्नमेंट अपना रैंकिंग इंप्रूव करना चाहती है इस नए एक्ट को और स्ट्रीमलाइन करने के प्रोसेस के बाद। तो ये लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में जानते हैं। सजेस्ट सम स्टेप्स दैट इंडिया शुड टेक टू इम्प्रूव एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस मीन्स जैसे चाइना है, चाइना इतना अच्छा एक्सपोर्ट क्यों करता है? बिकॉज चाइना
कम पैसे में प्रोडक्शन करता है और कम पैसे में अच्छी क्वालिटी डिलीवर कर रहा है. सो दैट इज दिस एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस. सो वी नीड टू कट द कॉस्ट. और कट द कॉस्ट कहाँ पे होगी? जहाँ पे एक्स्ट्रा वेगेंस है या वेस्टेज है. वेस्टेज मतलब स्ट्रीमलाइन करें लॉजिस्टिक्स के परफॉर्मेंस को. सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन दिस. अब ये सेवेंथ न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट बिहेवियरल चेंजेस इन द लाइट ऑफ कोविड-19 आर हियर टू स्टे. ये चेंज होने में टाइम लगता है, बिहेवियरल चेंजेस भी. बट जो डिमांड है, बिकॉज अभी क्या हुआ, कोविड-19 के कारण डिमांड डिक्लाइन हो गया है. सो डिमांड है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा वापस इसको नॉर्मलाइज होने में. तो दीज आर द न्यूज़. नाउ टुडे बिकॉज इट्स संडे, तो आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूज टू बी वेरी वेरी नाइस, बट फॉर पास्ट सम टाइम इसमें सारी न्यूज़ आती है दैट इज़ अबाउट दिस कोविड-19. और ये बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, ट्रायल्स हैं, वो न्यूज़ का शेल्फ लाइफ भी बहुत कम है. सो विल डील इट अकॉर्डिंगली. यहाँ बात है मेटा एनालिसिस का. डज नॉट सपोर्ट कॉन्टिन्यूड यूज ऑफ पॉइंट ऑफ केयर सेरोलॉजिकल टेस्ट. जैसे देखिए, ये सेरोलॉजिकल टेस्ट बहुत डिटेल में हमने देखा. नाउ अब इस पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि ये पूरा टेस्ट है, इसकी यूटिलिटी ही फ्यूटाइल है, ये इतना यूजफुल ही नहीं है, फॉल्स आता है इसके रिजल्ट्स. सेरोलॉजिकल जो टेस्ट है, इसमें ये ट्वीट्स भी आए थे कुछ बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स के कि सेरोलॉजिकल से क्या होता है, हमें एक आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है. हम इसमें टेस्ट करते हैं, सेरोलॉजिकल सर्वे करते हैं, और इससे हमें डेटा पता लगता है कि जैसे कितने प्रतिशत लोग सुरक्षित हो गए हैं, किनको कभी कोरोना से हुआ ही नहीं है, किनको कोरोना हुआ है. और ये सब चीज़ें हम टेस्ट करते हैं उन पर्सन में. दिस एंटीबॉडीज़ का कंपोजिशन कितना है, परसेंटेज कितना है. एंटीबॉडीज़ हैं, मतलब हम इनडायरेक्टली ये डिटरमाइन करेंगे कि वो कोविड-19 इन्फेक्टेड हुए थे. दैट इज़ वाई दिस एंटीबॉडी लेवल इज़ सो हाई. बट अगेन इसमें फुल प्रूफ नहीं है ये टेक्नोलॉजी, इसमें फॉल्स नेगेटिव्स भी आते हैं, फॉल्स रिजल्ट्स भी हैं. तो सिस्टेमेटिक जो रिव्यू कर रहे हैं हम सेरोलॉजिकल टेस्ट में, सर्वे में, इसमें बहुत सारे वीकनेस है. नॉट टू बी यूज बियॉन्ड R&D एंड इवेल्युएशन पर्पस. तो फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए इसे यूज़ नहीं करना है, ऐसा इस आर्टिकल में सजेशन था. ये द हिंदू का S&T सेक्शन है. देन ये डिटेक्टिंग RNA वायरस इन सलाइवा सैंपल्स, एक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी. यहाँ इन्होंने एक अगेन प्रिलिमिनरी टेस्ट किया है, और अगर ये प्रिलिमिनरी में पॉजिटिव होगा तो फिर उसका RT-PCR टेस्ट है. नो दिस टेस्ट RT-PCR जो है ये गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, दैट इज़ वेरी एक्यूरेट. इसके बारे में समझना इंपॉर्टेंट है. नाउ ये भी हमने अगेन वी हैव डिस्कस्ड इट इन ग्रेट डिटेल couple of days back, couple of weeks back. Now this is IITM converting written text to synthesized speech. डिजिटल एजुकेशन आ रहा है, उस पर हम एम्फेसाइज कर रहे हैं. एजुकेशन में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना, वो होती है लैंग्वेज की. जिससे आई ऑल्सो कीप ऑन दिस गेटिंग योर मैसेजेस की इंग्लिश और हिंदी. सी अगेन वी हैव टू फाइंड अ बैलेंस एंड वी नीड टू cooperate with each other because we have English students as well, Hindi students as well. So let us try to do it in a this way कि एक बैलेंस बना रहे और किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हो. बट अगर बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस आ जाएंगी देन इट वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट. अब हम यूज़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का. टेक्नोलॉजी का मतलब जैसे गूगल ने अभी एक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया था, वो रियल टाइम पे कन्वर्ट कर देता है स्पीच को फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर. The whole idea is I keep on saying language should not be a barrier. Language केवल एक माध्यम होता है, मीडियम होता है अपनी बात कहने का. क्या बोल रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है बजाय किस भाषा में बोल रहे हो. तो लैंग्वेज का जो बैरियर है इसको ब्रेक करने के लिए ये इस टाइप की जो इन्वेंशंस है, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस है, ये बहुत यूज़फुल है. गूगल का बहुत वंडरफुल है ये कि वो रियल टाइम पे कन्वर्ट कर देता है वन लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में. अब यहाँ पे जो IITM है, इन्होंने रिसर्चर्स हैं ये डेवलप कर रहे हैं टेक्नोलॉजी फॉर 13 लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस के लिए वर्नाक्यूलर. ये जो न्यूज़ टेम्पलेट है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आंसर राइटिंग में यू कैन यूज़ इट इन सो मैनी वेज. ऑटोमेटेड कन्वर्जन्स होगा यहाँ पे डिजिटल एजुकेशन का. जैसे सरकार के ये चैनल्स हैं NPTEL और स्वयं. इस बार ट्विटर में मैंने इनको ट्वीट किया है, एक बार देखिएगा, बहुत अच्छा कंटेंट होता है. और इसमें जो टीचर्स आते हैं ना, वो प्रॉपर टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं सम बिग यूनिवर्सिटीज़. दे आर रियली गुड, ट्रेंड हैं वो काफ़ी. तो ये NPTEL और स्वयं है, जैसे IITs एंड ऑल के प्रोफेसर्स हैं यहाँ पे. अब ये जो पढ़ा रहे हैं वो भी उनकी भी लिमिटेशंस हैं. दे कैन टीच इन इंग्लिश और दे कैन टीच इन हिंदी, बट बहुत सारे हमें रीजनल लैंग्वेजेस चाहिए. तो ये उसमें काफ़ी यूज़फुल हो सकता है. ये वर्नाकुलर लैंग्वेज जो होगा उसमें कन्वर्ट कर देगा उस पूरे कंटेंट को. और इससे अगर वर्नाकुलर मतलब आपको अपनी मदर टंग में मिल गया, से बंगाली में, ओडिया में मिल गया, तमिल, तेलुगु,
अगर इसमें वर्नाकुलर में मिल गया आपको वो कंटेंट तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस। स्पीच में टोन, पंक्चुएशन, फिडेलिटी ये सब होना बहुत ज़रूरी है। तो दैट इज़ वाई अगर अपन इंडिजिनाइजेशन कर रहे हैं ना, तो हम इन फॉरेन कंपनीज से बेटर यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। नेचुरल साउंडिंग, वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव। दिस इज अबाउट पैथोजेंस एंड प्रिडिक्शन। पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिसीज करते हैं, बीमारी करते हैं। ऐसे ही पैथोजेंस होते हैं जूनोटिक। जूनोटिक मतलब वो एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र किया है डिसीज़ को। अभी एक न्यूज़ और आ रही थी कुछ दिन पहले कि इमरजेंट वायरल इन्फेक्शन हुआ है, ट्रांसमिट हुआ रहा है अगेन चाइना। चाइना से बहुत डिसीजेज आती हैं ये, और ये डिसीजेज आ रही हैं फ्रॉम दिस पिग्स। पिग्स में होता है दिस G4EA स्ट्रेन है, और ये स्ट्रेन है H1N1 स्वाइन फ्लू का, और ये फिर अगेन एक नेक्स्ट बड़ा कोविड-19 जैसा वायरस बनता दिख रहा है। अब जैसे ये न्यूज़ आया, रिसर्चर्स एंड एक्सपर्टर्स अलर्ट हो गए। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस इन पिग्स होस्ट है यहाँ पे, और इसके लिए वो प्रिपेयर करने लग गए कि हम प्री वार्निंग कैसे करें वायरस आउटब्रेक का। कोविड-19 जो आया था ये भी अगेन जूनोटिक डिसीज़ है, एनिमल टू दिस ह्यूमंस ट्रांसफ़र हो गया ये। तो ये डिसीज़ में भी अगर अपन प्री वार्निंग कर लेते हैं तो वो काफ़ी यूज़फुल होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है पैथोजेंस को, इससे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होती है। स्टडी करते हैं ना तो हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है, ट्रांसमिशन, बिहेवियर, ऑर्गेनिज्म का, और इससे ह्यूमन लेसन्स भी मिलते हैं प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट का। ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी जो मैकेनिज्म है वो टाइमली एक अलर्ट सेंड आउट कर सकती है ताकि जो कोविड-19 जैसे लैप्सेस नहीं हो। तो दिस इज़ अबाउट दिस स्वाइन फ्लू। ये डिसीज़ पैंडेमिक रिस्क सर्वेलेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म सेफगार्ड करना है। अब डब्ल्यू ने एक नया फ्रेज अभी निकाल रहा है। पहले डब्ल्यू बोल रहा था टेस्ट टेस्ट टेस्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करें कोविड-19 को स्टॉप करने के लिए। अभी जो फोकस आ रहा है दैट इज़ अबाउट विजिलेंस विजिलेंस विजिलेंस, मीन्स हम पहले ही डिसीज़ के आउटब्रेक के होने से पहले उसको आइडेंटिफाई कर लें और अलर्ट हो जाए। तो अगेन दिस इज़ वन थिंग ये हो रही है। जूनोटिक डिसीजेज आर ऑन राइज दैट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, एनिमल टू ह्यूमंस। देन द इम्पैक्ट ऑफ द चाइनीज एप्स बैन। इंडिया ने अभी इतने सारे एप्लीकेशंस बैन कर दिए, बट ये बैन क्यों हुए थे? अगेन ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने प्रेस रिलीज में कहा कि बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं वेरियस सोर्सेज से, रिपोर्ट्स हैं कि ये जो मोबाइल ऐप्स होते हैं एंड्रॉयड और iOS में, ये आपका डेटा स्टील करते हैं और ये डेटा आप सेंड करते हो फॉरेन सर्वर्स में। तो दिस इज़ अ सिक्योरिटी थ्रेट। सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट बोलता है प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक, रूल्स 2009। इसके अंदर हम इन ऐप्स को बैन करेंगे। CCERT इन, इस पे हमने शॉर्ट नोट प्रिपेयर किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस पे बहुत सारे कंप्लेंट्स आए, एग्जॉस्टिव रिकमेंडेशंस इसने दिया। अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यूज़र बेस जो है 59 ऐप्स का ये बहुत ह्यूज है। टिकटॉक इज़ वन थिंग, एक और दूसरा ऐप है वो है कैम स्कैनर। कैम स्कैनर यू वुड बी सरप्राइज्ड कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में इतना फ्रिक्वेंटली इसे यूज़ कर रहे हैं, फ्रीली यूज़ कर रहे हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विच इज़ अ बिग थ्रेट, सिक्योरिटी थ्रेट है कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप कैम स्कैनर, इवन व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हो जाते हैं लेटर्स, बहुत सारे गवर्नमेंट एंड ऑल के प्रोसीजर्स, विच इज़ अगेन नॉट राइट। तो कई बार आप जीमेल यूज़ कर रहे हो ऑफिशियल वर्क के लिए, विच इज़ अगेन नॉट राइट। एनआईसी ने आपको सेपरेट ईमेल आईडी दिया है, यूज़ दैट। अब जो चाइना है ये यहाँ पे सस्पेक्ट कर रहा है, इसने बोला कि जो इंडिया का एक्शन है ये वॉयलेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल को। चाइना ऑब्वियसली कंप्लेन करेगा, बट चाइना को ऐसा कोई राइट नहीं है बिकॉज चाइना बहुत ज़्यादा खुद वॉयलेट करता है WTO ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को। तो ये ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल सेटबैक है चाइना के लिए, बट प्रॉब्लम क्या होगी, इससे इंडिया में भी जो इन्वेस्टमेंट आ रहा था डिजिटल सेक्टर में वो हैम्पर होगा। आप इतने स्टार्टअप्स में हमने लिस्ट देखा था चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है दैट कुड हैम्पर, बट दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। तो राइट नाउ जो है वो हमने इमरजेंसी रूट पे इस ऐप्स को बैन किया है, बट अगर लॉन्ग टर्म में इनको बैन करना है तो नॉर्मल कोर्स ये होता है कि अगर आपको ब्लॉक करना है सर्टेन थिंग्स इन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म तो एक डिसीजन लेना पड़ता है गवर्नमेंट कमिटी से। रेलेवेंट इंटरमीडियरीज होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी भी देनी चाहिए इन सब ऐप्स कंपनी को कि आप वो अपनी बात को प्रेजेंट कर सकें। जैसे टिकटॉक का अभी आई वॉज रीडिंग न्यूज़ कि दे वर सेइंग कि दे आर नॉट अ चाइनीज, दे आर ट्राइंग टू डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम दिस चाइनीज टैग।
तो अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अब डायरेक्शन ऑफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ आईटी ने अभी मीनवाइल इसे बैन कर दिया है। इस पे चैलेंज हो सकता है कोर्ट में, बट दैट इज़ अनलाइकली बिकॉज ये जो एप्लीकेशंस हैं इनके अगेंस्ट पब्लिक सेंटिमेंट्स एंड सपोर्ट नहीं है, तो ये उनको और बैकफायर करेगा। तो दिस इज़ हाईली अनलाइकली कि वो इसको चैलेंज करें कोर्ट में। तो दिस इज़ अबाउट दिस एप्लीकेशन बैन। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। दिस इज़ अबाउट रेलवेज ओपन डोर फॉर प्राइवेट सेक्टर। हमने कल भी देखा था रेलवेज बहुत सारी प्राइवेट ट्रेन रन करने का पर्पस प्लान बना रही है। विवेक देबरॉय कमेटी आई थी, इसने बोला था रेलवेज को लिबरलाइजेशन एंड नॉट प्राइवेटाइजेशन ये वे फॉरवर्ड है। इन ऑर्डर टू अलाउ एंट्री ऑफ न्यू ऑपरेटर हमको एनकरेज करना पड़ेगा ग्रोथ और बेटर करनी पड़ेगी सर्विसेज। प्रॉब्लम क्या आती है कि सर्विसेज आर नॉट गुड, ट्रेन्स टाइमली रन करना, नंबर ऑफ जो ट्रेन्स हैं वो सफिशिएंट होना, बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई का डेफिसिट है यहाँ पे। और जो दूसरे सेक्टर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो रेलवे का जो चंक है उसको ईट अप कर रहे हैं। तो रेलवेज में ये रिफॉर्म्स काफ़ी ज़रूरी है, वी ऑल अग्री अबाउट दैट। ग्रोथ यहाँ पे स्टैग्नेंट हो गई है। तो कमिटी ने बहुत सारे यहाँ पे बताए कि अगर हम मेक इन इंडिया ऑब्जेक्टिव को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वी नीड टू डाइल्यूट सर्टेन थिंग्स और प्राइवेटाइजेशन सर्टेन डिग्री इज़ इम्पॉर्टेंट। इन्होंने बोला कि पैसेंजर्स जो होते हैं ना वो पे करने के लिए रेडी हैं। ऐसा अक्सर होता है कि वी आर रेडी टू पे बट वी आर नॉट गेटिंग दिस क्वालिटी सर्विस। अगर क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अच्छा टाइमली सर्विस रेलवेज देगा तो पैसेंजर्स आर विलिंग टू पे। जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी टाइम तक फेयर जो था ना रेलवेज का वो बढ़ाया नहीं जाता था बिकॉज ऑफ दिस मेजर्स की ये इम्पैक्ट करेगा एक बिग सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। बट एक दूसरा बिग सेक्शन ऑफ सोसाइटी था वो ये बोलता था कि जो फेयर है उसको रैशनल रखिए, अगर कॉस्ट बढ़ रही है तो फेयर भी अकॉर्डिंगली बढ़ना चाहिए विद द पैसेज ऑफ टाइम। बट ये जो फेयर आप बढ़ा रहे हो फिर इसको वापस पास ऑन करो कस्टमर्स में। कैसे? बेटर फैसिलिटीज़ दो, ट्रेन्स टाइम पे रन होनी चाहिए, ट्रेन्स क्लीन होनी चाहिए, हाइजीनिक होनी चाहिए, ट्रेन्स में जो एक्सीडेंट्स एंड दिस लैक होता है सर्विसेज का ये बिल्कुल अवॉइड होना चाहिए। सो दे नीड टू वर्क ऑन देयर क्वालिटी। ये ईज़ ऑफ एक्सेस भी होना चाहिए यहाँ पे। कैपेसिटी ऑगमेंटेशन ज़रूरी है। अब सरकार के पास आता है फंड का क्रंचेस, तो सरकार सोचती है कि क्यों ना हम पीपीपी करें या प्राइवेट सेक्टर को रोप इन करें ताकि उनका पैसा एक्सपर्टीज़ यहाँ पे आए और बेटर फैसिलिटीज़ हो जाए। तो रेलवेज इज़ ट्राइंग टू डू दिस, वो ईजी करने की कोशिश कर रही है और ये क्विक सॉल्यूशंस भी हैं। रेलवेज़ की अगर बात करें तो यूएस, चाइना, रशिया, इंडिया ये 4 लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क हैं। 2018 यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है कि 68,443 रेल किलोमीटर रेल रूट है इंडिया में। और ये जो है ना इसमें अभी भी स्कोप ऑफ एक्सपेंशन है, अभी हम रेलवेज नेटवर्क और ज़्यादा हम ब्रॉडन कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज़ कि जो प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर्स आएंगे क्या वो सस्टेनेबल होगा? बिकॉज रेलवे एक चीज़ होती है वो सोशल सर्विस भी ऑब्लिगेशंस है। बहुत सारी चीज़ें जैसे बीएसएनएल है ये सोशल सर्विस ऑब्लिगेशंस भी होते हैं, बट जो प्राइवेट सेक्टर है इनको ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। यहाँ हम क्रॉस सब्सिडी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होगा। तो देयर आर सर्टेन चैलेंजेस टू। इंडिया में जो रेलवेज हैं ये वे ऑफ लाइफ है। इसका वे आउट क्या करें हम? प्राइवेट ऑपरेटर्स तो रेज कर देंगे लेवल ऑफ देयर ऑफरिंग और ये ज़्यादा फेयर भी जस्टिफाई कर लेंगे कि हमें ज़्यादा खर्चा हो रहा है एंड सोशल ऑब्लिगेशंस भी नहीं होंगे इनके पास। तो इसके लिए हमें एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर लाना पड़ेगा अगर अपन प्राइवेटाइजेशन पे आगे बढ़ रहे हैं तो। रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी का अभी लोकसभा में बात किया था। तो द होल आइडिया इज लेट अस ट्राई टू हैव इट फॉर दिस पायलट पर्पज ओनली। इसको अभी ज़्यादा मास स्केल पे नहीं करें, पायलट प्लान्स देखें देखें इसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, देन ओनली वी गो फॉरवर्ड बिकॉज रेलवेज इज वे ऑफ लाइफ। नाउ इस पूरे टॉपिक में ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑल दो रेलवेज काफ़ी टाइम से बंद है बट ऐसा इंडिया की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ और रेलवे अभी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मॉडर्नाइज रेलवे, मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी है। एक्सीडेंट्स सेफ्टी दैट इज़ पैरामाउंट, ये नहीं होने चाहिए एक्सीडेंट्स, सेफ्टी इज़ पैरामाउंट। प्राइवेटाइजेशन इज़ दी ओनली वे फॉरवर्ड। नाउ डू यू अग्री विद दिस? लेट अस ट्राई टू डिस्कस इट। इसमें हम पॉइंट्स, काउंटर पॉइंट्स, आर्ग्यूमेंट्स दोनों यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं करें देन व्हाट? डिसइन्वेस्टमेंट भी सरकार करने की कोशिश कर रही है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट बेटर हो जाए। व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन? देन आज हम इन्फोग्राफिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स में हम ये है केवलादेव नेशनल पार्क। ये बर्ड पैराडाइज होता है, इन बर्ड्स का नाम बताइए। ये पिंक क्यों हो जाते हैं ये भी बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। सो ये बर्ड पैराडाइज है,
दिस ग्रीन वाइल्ड लाइफ ओआसिस ये 375 बर्ड स्पीशीज है और डाइवर्स अरे ऑफ अदर लाइफ फॉर्म्स भी मिलता है। ये किस स्टेट पे है ये भी बताइए। केवलादेव नेशनल पार्क। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको माउंटेन का घोस्ट भी बोलते हैं। नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है। यहाँ पे रेयर और एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं। एशियाटिक ब्लैक बेयर, दिस इज स्नो लेपर्ड मिलता है। ब्राउन बेयर एंड ब्लू शिप भी मिलती है। दिस इज ये बहुत अच्छा कैमोफ्लेज करता है यहाँ पे। आज इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स में हम पढ़ते हैं द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? एक टर्म होता है प्रोडक्शन। कोई भी इकोनॉमी को रन करने के लिए हमें गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए, उनको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी पढ़ेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या हो सकते हैं? पहला फैक्टर होता है लैंड, जमीन होनी चाहिए जहाँ पे आप कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट करो, फैक्ट्रीज बनाओ एंड ऑल। फिर लेबर होना चाहिए, मतलब वहाँ पे काम करने वाले लोग। कैपिटल मतलब पैसा होना चाहिए ताकि ये ऑपरेशन कर पाए। एंड दिस एंटरप्राइज। सो दीज आर यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लैंड मतलब क्या होता है? ऑल थिंग्स सप्लाइड बाय नेचर एंड यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो रॉ उसमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जैसे कि फार्म लैंड हो सकती है, फॉरेस्ट, रिवर, लेक, सी, मिनरल। सो दीज आर कॉल्ड इनग्रेडिएंट, दिस इज कॉल्ड लैंड। लेबर का मतलब क्या होता है? लेबर मतलब होता है ह्यूमन एफर्ट, बिकॉज ह्यूमंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना ह्यूमंस, मैन पावर के यू कांट डू एनीथिंग। और अभी जो वर्ड वर्ड चेंज हो रहा है उसमें मैन पावर, ट्रेंड स्किल्ड मैन पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में हमारे पास सरप्लस है मैन पावर का, बट वो स्किल्ड नहीं है, ट्रेंड नहीं है, तो वी आर वर्किंग ऑन दैट। ऑल ह्यूमन एफर्ट्स विच गोज इन टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम बोलते हैं लेबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड लेबर। अब थर्ड होता है कैपिटल। एनीथिंग मेड बाय मैन एंड यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कैपिटल फिक्स्ड भी हो सकती है, जैसे स्टॉक ऑफ फिक्स सर्विसेज, जैसे आपने बिल्डिंग्स बना दिया, फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेज। नॉर्थ ईस्ट में हमने ब्रिजेस बना दिए हैं बहुत सारे। सोशल हो सकती है, जैसे कम्युनिटी है, रोड्स, वाटर, सीवरेज, ये अगेन एक कैपिटल है। तो ये कैपिटल फॉर्मेशन है। जब भी हम लोन ले रहे हैं हायर इकोनॉमिक्स में, आई वुड एक्सप्लेन इट कि एडवांस्ड इकोनॉमिक्स में ये कैपिटल क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है। वर्किंग मैन मेड रॉ मटेरियल एंड पार्शली फिनिश्ड। अभी जैसे अपन उधार की भी बात करते हैं ना, तो अगर लोन ले रहे हैं और वो कैपिटल फॉर्मेशन में यूज हो रहा है देन इट इज ओके। तो विल टॉक अबाउट दिस इन हायर इकोनॉमिक्स। देन ये एंटरप्राइज होता है, जैसे इनिशिएटिव है, इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग लैंड, लेबर, कैपिटल में, विच बेयर्स द रिस्क इन्वॉल्व। तो ऑन्टरप्रनोर, ऑन्टरप्रनराइज, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। तो जो प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, रिक्वायर अ सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ ईच एफओपी। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता है। गुड्स एंड सप्लाईज जो होती है ये प्रोड्यूस सप्लाई टू सेटिस्फाई व्हाट पीपल वांट। एक होती है डिमांड, मतलब आपको ये चाहिए। एक होता है सप्लाई, जो यहाँ से ये प्रोड्यूस सप्लाई हो रहा है। तो डिमांड और सप्लाई में एक इक्विलिब्रियम बनाना ज़रूरी होता है और इसी से प्राइस फ्लक्चुएट होती है ऊपर नीचे। इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन करता है प्राइस पीपल पे फॉर इट। सो दीज आर सर्टेन वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज क्या होता है और ये कैसे इन दोनों के बीच में इंटरप्ले है डिमांड एंड सप्लाई में। इकोनॉमिक्स फील्ड में ये दो टर्म भी आते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। इनका क्या मतलब होता है? माइक्रो मतलब ऑब्वियसली छोटा है, माइक्रो साइज है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब वो माइन्यूट लेवल पे वर्क करेगा। इट्स ऑल अबाउट फर्म्स और इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल बेसिस पे वर्क कर रही है इकोनॉमिक्स, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गई। जैसे उनका बिहेवियर, डिसीजन, इंडिविजुअल्स का, बिजनेसेस का, मार्केट अक्रॉस द इकोनॉमी में। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना, इसमें ये भी अगेन हम वी आर गोइंग टू स्टडी, इसमें हम बहुत माइन्यूट चीज़ें देखते हैं। डिमांड, सप्लाई, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट स्ट्रक्चर। इकोनॉमिक्स इज़ ब्यूटीफुल। हम इसको जब अभी जैसे हमने 9th पढ़ लिया है, 10th पढ़ लिया है, 11th पढ़ लिया है, 12th एंड देन फर्दर आगे बढ़ेंगे, यू वुड फॉल इन लव माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज एवरीवेयर, इट इज़ वेरी नाइस। देन मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है दैट इज अबाउट मैक्रो। मैक्रो मतलब बड़ा साइज है, तो दैट इज वाइडर इकोनॉमी को मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। इसमें अब दूसरी चीज़ें आएंगी, जैसे स्ट्रक्चर, बिहेवियर चेंज क्या हो रहा है वाइडर इकोनॉमी पे। वाइडर मतलब जैसे यहाँ इंडिविजुअल्स थे, इंडिविजुअल लेवल पे था, ये जो होगा ये नेशनल, रीजनल, ग्लोबल लेवल पे। जैसे कंट्री की जीडीपी और आपकी इनकम, तो इनकम आ गई माइक्रो, कंट्री की जीडीपी आ गई मैक्रो। इंटरेस्ट का रेट क्या है,
अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रेट हो रहा है, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, फिस्कल, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे मैक्रो में। और माइक्रो में आएंगे जो इंडिविजुअल लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं, दोज आर इन माइक्रो इकोनॉमिक। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस क्विज बायोलॉजी। वॉट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन का कौन सा मोड है? कॉल्ड इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। मतलब बहुत सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल है बट ऑर्गेनिज्म खुद उसमें अपना फूड नहीं बना सकता है। वो ऑर्गेनिज्म इन इन सब्सटेंस से अपना फूड नहीं बना पा रहा है, वो डिपेंडेंट है दूसरे ऑर्गेनिजम्स में फॉर इट्स फूड। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक, हिट्रो, पैरासिटिक या होलोजोइक? ट्राई टू आंसर दिस। इसमें से कौन सा टर्म हम यूज करेंगे? बायोलॉजी में ये टर्मिनोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। देन जब एक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन कर रहा है इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डिके हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर और वो उसको खा के अपना फूड एक्वायर कर रहा है डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स पे, रोटन ब्रेड पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट, ऑटोट्रॉफिक, होलोजोइक या फिर दिस सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देन वैक्सीनेशन अभी बहुत न्यूज़ में है, कोवैक्सीन पढ़ा हमने, ये स्टार्ट किसने किया था? दिस सॉक, जॉनस ई सॉक, पॉल मुलर, एडवर्ड जेनर और रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देन ये बॉडी का जो डाइजेशन होता है प्रोटीन, तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से, स्टमक, ड्यूडेनम या इंटेस्टाइन, ये पूरा डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है। तो उसका स्टार्टिंग कहाँ पे हुआ है? ट्राई टू आंसर। देन ये जो वाइटामिन होते हैं ये हेल्प करते हैं इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जैसे हमें चोट लगती है तो फिर वो ब्लड क्लॉट होता है, फिर उस पर एक लेयर जमती है, फिर हम हील हो जाते हैं। तो ये जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है ये किस वाइटामिन के थ्रू होता है? देन एंशियंट इंडिया में फादर ऑफ सर्जरी किन्हें कहा जाता है? चरक, सुश्रुत, नागार्जुन या वाघभट्ट? तो ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन। फादर ऑफ सर्जरी, 6, वाइटामिन जो ब्लॉक कर रहा है ब्लड को, बॉडी में डाइजेशन प्रोटीन कहाँ से स्टार्ट होता है, वैक्सीनेशन किसने स्टार्ट किया था, और इनमें से जो डेड पे फीड होता है उसको कौन सा न्यूट्रिशन बोलते हैं, और जो अपना न्यूट्रिशन खुद नहीं कर पाता है उसको किस टाइप ऑफ दिस न्यूट्रिशन हम बोलते हैं। सो दिस इज़ बायोलॉजी क्विज। आज हमने इकोनॉमिक्स के ये कॉन्सेप्ट्स देखे। ये केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर है और ये बर्ड कौन सी है? ये है वैली ऑफ फ्लावर में, दिस इज स्नो लेपर्ड। Important है to modernize the railway, we all agree, but privatization is the only way forward. Let us try to discuss. Then this is about privatization, Chinese app ban, pathogens and predictions. This is about converting written text to synthesized speech. Very very important, अगर हम vernacular में real time पे उसको convert कर दें, जैसे if I am speaking this और ये real time में बहुत सारी languages में convert हो जाए, then it is so good, wonderful. देन दिस इज आरएनए वायरस, ये सेरोलॉजिकल टेस्ट है। यहाँ पे लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये कॉन्सेप्ट भी समझना ज़रूरी है। इंडिया क्या करे कि हमारा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाए, हम कॉम्पिटिटिव हो जाए वर्ल्ड में, बिकॉज कैपिटलिज्म जो होता है ना इसमें सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट होता है, आपको बेटर बनना पड़ेगा। न्यूज़ ऑफ द डे, बिजनेस, एयरक्राफ्ट कैरियर, साउथ चाइना सी में टेंशंस हैं, 4 जुलाई 1776। वर्ल्ड हिस्ट्री में विल टॉक अबाउट दिस कि यूएसए कैसे रिवॉल्यूशन हुआ था। देन कोविड-19 अपडेट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनसून प्रिपेयर्डनेस, लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट, नॉट ओनली मुंबई, इवन दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, एवरीवेयर हम ये मॉनसून आते ही सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। देन दिस इज इंडिया सेट फॉर मोर टॉक्स ऑन एलएसई, ये कोवैक्सीन है, इसमें क्लैरिफिकेशन है, इट इज़ जस्ट टू कट द रेड टेप। ये प्रिपोजिशंस हैं इन, ऑन एंड एट, एंड दिस इज वोकेबुलरी। The best time to plant a tree is 20 years ago. The second best time is now. Now is the time. Then this is the 5th of July 2020. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.